कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे हमारे क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि थे हमारे चैप्टर 1, जो कि है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम बात करने वाले हैं उसी चैप्टर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनसे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का 21, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन अ चार्ज ऑफ -1 कूलम। सो अगर लास्ट वीडियो आपने अच्छे से देखी, आपको पता होगा किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज में यानी कि कूलम में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आपके पास चार्ज गिवन है, कितना चार्ज है तो आप उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर्मूला आपके पास क्या था? टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू NE, where Q is the total charge, N is the number of electrons and E is the charge on one electron. So here we have -1. So -1 coulomb will be equals to N. We are going to tell about how many number of electrons. So N into charge on the one electron, that is 1.6 into 10 raised to power -19, right? So for getting N, just divide -1 divided by 1.6 into 10 raised to power -19. One more thing, charge on the electron is negative, so you can use this negative sign here, and this negative will cancel out this one. So we are left with 1 divided by 1.6, डेसिमल को उठा सकते हैं, डेसिमल ऊपर आ जाएगा, 16 इंटू -19, सो इसको हम ऊपर भेज देते हैं, +19। ओके, सो यहाँ से अगर आप कट करोगे, एक ज़ीरो यहाँ से ले लेते हैं, 100 इंटू 10 raised to power 18 divided by 16. This will roughly cut out to be 6 point something, means 6.25 approx, but round off करके 6 into 10 raised to power 18 हम ले सकते हैं। So इस तरीके से हम easily क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। So from the options our answer is answer B. So obviously आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, दैट इज बी। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द चार्ज ऑन अ मेटल व्हेन 5 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम इट। सिमिलर क्वेश्चन है, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, फॉर्मूला आपको वही अप्लाई करना है। एन की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 5। ई आपको पता ही है, चार्ज निकालना है, आप इजीली निकाल पाओगे। नहीं निकले तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, आपको बता दिया जाएगा सोल्यूशन। बट सिमिलर मेथड अप्लाई करें, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 8.0 इंटू 10 raised to power -19। ओके, बिल्कुल सिमिलर मेथड है, कुछ चेंज नहीं करना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड ऑन। वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वी ऑल नो दैट इज कमिंग फ्रॉम कूलम्ब लॉ। So Coulomb law says force is directly proportional to the first charge, okay, and directly proportional to the second charge. Means जो forces के बीच में ये force लग रहा है, Coulomb law लग रहा है, मान लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल Q1 है, here it is and here is Q2, okay. So the force between them, that electrostatic force is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके ऊपर कितना चार्ज है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Q2 के ऊपर कितना चार्ज है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके क्या होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एंड वो भी स्क्वायर पावर के। इसका मतलब तीनों को कंबाइन करोगे तो क्या लिख सकते हो? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब एक बात आपको ध्यान रखनी, जरूरी नहीं आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। दो तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। एक तो आपसे पूछा जा सकता है प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल के साथ कि प्रोपोर्शनल किसके हैं, तो प्रोपोर्शनल में आप क्या लिखोगे? Q1 Q2 बाय R स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एग्जैक्ट सॉल्यूशन कि प्रोपोर्शनलिटी में नहीं पूछा गया, तो वहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमें इक्वल टू लगाना है, एंड साथ में हमारा कॉन्स्टेंट दैट इज K। एंड आपको पता होगा आपके K की वैल्यू क्या होती है। K की जगह आप 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो इनमें से कोई भी ऑप्शन हो, दैट विल बी आवर आंसर। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस K, K1 K2 बाय R, नो, पावर इज 1, सो दिस विल नॉट बी द आंसर। सेकेंड ऑप्शन K, K1 K2 बाय R स्क्वायर, ऑब्वियसली दिस इज आवर आंसर, वी नो द एग्जैक्ट आंसर।
If we talk about C, there is R cube, so it can't be, and this will not be the answer. So answer will be option B, K K1 K2 by R square. Okay. Now let's move to the other question. According to Coulomb law, F is equals to K K1 K2 by R square. Obviously अभी तक आपको याद हो चुका होगा फोर्स आपका किसके इक्वल है, K K1 K2 by R square. Okay. So the question says the value of K depends on. अभी तक आपने देखा कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा था, आपके चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है, उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है. लेकिन अगर हम बात करें के के बारे में, दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करते हैं. ऑप्शन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स ओनली, कि आप किस सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे हो, आप एसआई सिस्टम लेके चल रहे हो या सीजीएस लेके चल रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. या फिर मीडियम बिटवीन टू चार्जेस ओनली, या फिर आपका Q1 चार्ज यहाँ पे था, Q2 चार्ज यहाँ पे था, तो इनके बीच में कौन सा मीडियम है, आप एयर लेके चल रहे हो, वैक्यूम लेके चल रहे हो, या कोई मटेरियल मीडियम, तो इन दोनों में से किस पे डिपेंड करता है, या फिर दोनों पे डिपेंड करता है, या फिर इनमें से किसी पे भी नहीं. बेसिकली ये कांस्टेंट हमारा, इसको हमने अभी देखा, क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से भी आप कंक्लूड कर सकते हो 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, आपकी परमिटिविटी. सो परमिटिविटी किस पे डिपेंड करती है भाई, आप कितना चार्ज को परमिट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में. तो वो चीज़ ऑब्वियस सी बात है, आपका मीडियम क्या यूज़ हो रहा है. जब जगह की बात होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो मीडियम पे तो डिपेंड करेगा. सो ऑप्शन भी तो सही है. लेकिन इनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज हो जाती हैं. आप अगर एसआई सिस्टम लेके चलोगे तो वैल्यूज़ अलग होती हैं इस कांस्टेंट के लिए, एंड अगर आप लेके चलते हो आपका सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सो उसके लिए आपकी वैल्यू अलग अलग होती है. सो अभी इस क्वेश्चन के लिए आपका होमवर्क क्या है, आप ये बताओगे कि के की वैल्यू, जो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू एसआई सिस्टम के अंदर कितनी है एंड सीजीएस सिस्टम के अंदर कितनी है. ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है. ओके, तो कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए इनका आंसर क्या है. तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, सी, दैट इज बोथ ए एंड बी. इसका मतलब सिस्टम पे भी डिपेंड करता है एंड मीडियम पे भी. ओके, लास्ट होमवर्क आई थिंक आपने कर लिया होगा. आपके पास क्वेश्चन क्या दिया गया था, ऑन चार्जिंग अ न्यूट्रल बलून इट्स साइज विल इंक्रीज और डिक्रीज. आपको बताना था कि कोई भी आपके पास न्यूट्रल बलून है, अगर आप उसको चार्ज करते हो तो उसका साइज इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा. तो आंसर आपका बहुत अच्छा है, जो कि सही भी है. आपका साइज इंक्रीज होता है. क्यों इंक्रीज होता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मास इंक्रीज हो रहा है चार्जिंग की वजह से, इसलिए नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको चार्ज करोगे तो उसके ऊपर मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज आ गया. ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इस सरफेस को क्या करेगा, आपस में नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे, तो जिसकी वजह से ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा. या फिर अगर पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे तो वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से आपके बलून का साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो येस, योर आंसर इज़ करेक्ट. आंसर इज़ ऑप्शन ए. एंड एक और बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, आपने ध्यान दिया क्वेश्चन नंबर 20, जो कि किसी ने भी नहीं बताया. मैं प्रिडिक्ट कर रही थी कि आप लोग इस चीज़ को नोटिस करेंगे. आपके पास क्वेश्चन क्या था, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर. टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है. यही चीज़ें आपको समझनी होती हैं, इन चीज़ों को अलग से आपको देखना होता है. यहाँ पे 3 केसेस होते हैं. आप बात करो कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में एंड सेमीकंडक्टर के बारे में. तो इस चीज़ का आप अभी ध्यान रखेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के केस में आपकी रेजिस्टिविटी क्या कर जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि वहाँ पे कंडक्शन पहले ही बहुत ज़्यादा हो रहा होता है. तो जैसे ही आप टेम्परेचर को हीटअप करोगे तो आपस में कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बेसिकली आपकी कम हो जाती है. एंड कंडक्टिविटी कम होगी तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी. लेकिन अगर आप बात करो इंसुलेटर के केस में भी आपकी रेजिस्टिविटी क्या कर जाती है, इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी. इंसुलेटर क्या होते हैं, जो कंडक्ट नहीं कराते. अगर आप उनको हीटअप करोगे तो ऑब्वियसली बात है, उनके अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस होगी. मूवमेंट प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब वो कंडक्शन करना शुरू करेंगे. कंडक्शन शुरू होगा यानी कि कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, तो रेजिस्टिविटी ऑब्वियसली क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी. राइट. सिमिलरली आपके सेमीकंडक्टर भी काफ़ी हद तक ठीक है, इन दोनों के बीच में लाई करते हैं. लेकिन सेमीकंडक्टर के साथ भी क्या केस होता है, आपकी
रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। आप लोगों ने नोटिस नहीं किया कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर दिया हुआ था एंड मैंने आपको क्या आंसर किया था कि सेमीकंडक्टर के केस में आपकी इंक्रीज करेगी, लेकिन नहीं, ये गलत है। सेमीकंडक्टर के केस में एंड इंसुलेटर के केस में, दोनों के केस में आपकी कंडक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, लेकिन रेजिस्टिविटी आपकी डिक्रीज करती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मतलब आप इस चीज़ को ध्यान रखें, कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी बढ़ती है बस, बाकी दोनों केसेस में कम होती है एंड कंडक्टिविटी तो उल्टा चलेगी। तो हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डबल्ड देन कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। अगर आप दो चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को डबल कर देते हो, इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, आर की जगह पे 2r यूज़ कर रहे हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है, दैट इज k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ क्या किया, डिस्टेंस को डबल किया। इसका मतलब आर स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे आपका क्या होगा, 2r स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर। तो इससे बाहर क्या आ जाएगा, 4r स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूले के अंदर आपका फिर सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज आएगा, q1 q2 बाय, ये तो एज इट इज़ है, सिर्फ यहाँ पे 4 आया है, इसका मतलब ये 1/4 एक्स्ट्रा है। ये तो वही था फोर्स, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा आपका फोर्स। सो आंसर विल बी योर ऑप्शन बी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस 0.2 माइक्रोकूलम एंड 0.3 माइक्रोकूलम प्लेस्ड 0.3 मीटर अपार्ट इन अ एयर। तो सिंपल आपके पास Q1 की वैल्यू दी गई है कितनी, 0.2 माइक्रोकूलम, Q2 0.3 माइक्रोकूलम एंड डिस्टेंस दे रखी है 0.3 मीटर। ये कल भी आपको बताया गया था कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶। तो आपको सिंपली क्या करना है, फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे वही k1 k2 बाय आर स्क्वायर। k की वैल्यू हम SI सिस्टम के अंदर कितनी लेके चलते हैं, 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू रखिए 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶, Q2 की वैल्यू रखिए 0.3 इंटू 10⁻⁻⁶ एंड डिवाइडेड बाय 0.3 होल स्क्वायर। अब इस चीज़ को सोल्व करना आपका काम है। ठीक है, आंसर मैं बता देती हूँ, आंसर विल बी ए 6 × 10⁻³ न्यूटन। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप इजीली पूछ सकते हैं। ओके, लेकिन मैथमेटिकल सोल्व आप करे हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर्स। आपके पास रेशियो दे रखा है किसका, फोर्सेस का, दो स्मॉल स्फीयर का विथ कांस्टेंट चार्जेस इन एयर एंड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज। एक स्फीयर है आपके पास, ठीक है, ये दूसरा स्फीयर है, इन दोनों के ऊपर फोर्स लगा था, F1 इसका मान लेते हैं, F2 इसका मान लेते हैं। एक आपका किस में है, दिस इज इन एयर एंड दिस इज इन डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो आपको बताना है इनके फोर्सेस का रेशियो क्या होगा, यानी कि आप बात कर रहे हो F1 बाय F2 की वैल्यू। अब अगर चार्जेस सेम है, कांस्टेंट चार्जेस की बात हो रही है, इसका मतलब हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला था k1 k2 बाय आर स्क्वायर, दिस विल बी द सेम, राइट। लेकिन अगर आप बात करो डाइलेक्ट्रिक की बात आई है, इसका मतलब आपके पास सिंपली उसने क्या पूछा है कि भाई कंडक्टिविटी डाइलेक्ट्रिक की मीडियम के अंदर कितनी होती है एंड आपकी एयर के अंदर कितनी होती है। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एयर में यूनिटी लेके चलोगे, इसका मतलब फोर्स की वैल्यू आप यूनिटी ले लो, ठीक है, कंप्लीट वैल्यू। लेकिन मीडियम के अंदर उसका जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, जैसे सपोज उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब यहाँ पे इन्होंने के यूज़ किया ऑप्शंस में, तो हम के लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम 4πε0, ठीक है, ये वैल्यू ले रहे हैं। तो अगर ये वैल्यू f है तो ऑब्वियस सी बात है आपके F2 के अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या चेंज आएगा, ये चीज़ें एज इट इज़, लेकिन ε0 के साथ आपका क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, साथ में जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, यहाँ पे के यूज़ किया गया है तो के, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ε0 के साथ में, तो जिसकी वजह से आपका क्या बन जाएगा F, एंड क्योंकि फर्स्ट एयर के अंदर कितना फोर्स लग रहा था F,
सेकेंड मीडियम में जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है F बाई K, सो K ऊपर आ जाएगा, ये कैंसिल होके कितना आ गया K/1। ठीक है, समझ में आया कैसे? मतलब एक आपका फोर्स लग रहा था कहाँ पे, एयर के अंदर, ठीक है, जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप 1 लेके चल रहे हो। ठीक है, जो भी आपका सोल्यूशन आया आपने मान लिया वो क्या है, F है। दूसरी बार आपने जब बात की तो वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है, इसका मतलब आपका एप्सिलॉन नोट की जगह पे आप क्या यूज़ करोगे, K एप्सिलॉन नोट। तो K एप्सिलॉन नोट होते ही आपके फोर्स के फॉर्मूले में क्या चेंज आया, बाकी सब तो F था, F को आप K से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका नया फोर्स, तो दोनों को डिवाइड कर दिया, आपके पास आंसर क्या आ गया, आंसर फर्स्ट दैट इज सॉरी दिस इज सेकंड, इट मीन्स B, दैट इज K/1। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट 28, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस माइक्रोफो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4 माइक्रोकूलम एंड प्लस 2 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। ओके, एक चार्ज पार्टिकल है Q1, चार्ज कितना है प्लस 4 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2 जो कि कितना है प्लस 2 माइक्रोकूलम। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, फोर्स कितने के साथ, 8 न्यूटन के साथ। इफ चार्ज ऑफ -4 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच चार्ज, अगर आप क्या करो -4 माइक्रोकूलम को ऐड कर दो, इसका मतलब इस Q1 चार्ज के अंदर भी क्या करो, ऐड करो -4 माइक्रोकूलम को। ये प्लस चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था, कितना हो गया 0। सेकंड के अंदर ऐड करो -4 माइक्रोकूलम, कितना हो गया -2 माइक्रोकूलम। क्या लगता है, कुछ को तो अभी पता चल गया होगा क्या आंसर आने वाला है, आंसर विल बी योर ऑप्शन ए 0। कैसे, अभी तक तो मैंने कैलकुलेशन भी नहीं की, फिर भी कैसे किया, क्योंकि आपका फोर्स क्या होता है K1 K2 बाय R स्क्वायर। ध्यान दो K1 की वैल्यू क्या आ चुकी है 0। अब 0 चाहे किसी भी फैक्टर में आए, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा रिजल्टेंट 0, सो ऑब्वियसली फोर्स विल बी 0। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस सेपरेटेड इन एयर इज F। 2 चार्जेस आपके पास जो एयर में सेपरेटेड है, उनका फोर्स कितना है F। इफ ईच चार्ज वर डबल, आप क्या करो चार्जेस को डबल कर दो, एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम ऑल्सो डबल, एंड उनके बीच की डिस्टेंस को भी आप क्या कर दो डबल। इसका मतलब पहले फोर्स लग रहा था F जब आपके पास क्या था, Q1 चार्ज था, Q2 चार्ज था, एंड डिस्टेंस कितनी थी R स्क्वायर, कांस्टेंट K था। ये थी आपके पास सिंपल सिचुएशन जब आपका सिस्टम किसके अंदर था, एयर के अंदर। आपने अभी क्या किया, चार्जेस को डबल किया, इसका मतलब Q1 की जगह पे 2Q1, Q2 की जगह पे भी 2Q2, एंड ये तो कांस्टेंट है। डिस्टेंस को क्या किया, डबल किया, इसका मतलब 2R स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या आया, K दोनों 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4 Q1 Q2, नीचे भी 2 2 जा 4 R स्क्वायर। ये वाला तो फिर से क्या आ गया, F ही आ गया, एंड ये तो क्या 4 से 4 कैंसिल, तो इसका मतलब कितना आ गया आपके पास, ये तो फिर से F आ गया, तो कितना फोर्स लगेगा F। ओके, सो आंसर विल बी E, दैट इज F। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एन इंसुलेटर कैन बी। आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब जो मीडियम आपका इन इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कंडक्शन कराता है। वैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होते हैं वो कंडक्शन नहीं कराते, सिर्फ जब आप एक्सटर्नली फील्ड अप्लाई करते हो वो तब कंडक्शन कराते हैं। तो अगर आप बात करो इंसुलेटर के केस में, तो वो कितना हो सकता है, बेसिकली इंसुलेटर के केस में हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K, वो हमेशा या तो बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है 1 के, इससे कम कभी भी नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें हमेशा 1 से बड़ा होगा या मैक्स टू मैक्स उसके इक्वल हो सकता है। सो ऑप्शंस की बात करें, -1 नहीं, 0 नो, 0.5 नो, 5 अकॉर्डिंगली वही बचा क्योंकि 1 से ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप हमेशा 5 पे ही क्लिक नहीं कर सकते, आपको इस कंडीशन को ध्यान में रखना है कि 1 अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप 1 टिक करोगे, या 1 से ज़्यादा है वो ऑप्शन आपके पास 2 3 5 कुछ भी हो सकता है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, देर आर 2 चार्जेस +1 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम,
द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी। देखिए ये बहुत ही ईजी और ट्रिकी क्वेश्चन बनाया हुआ है। अभी आप सिंपली क्या करोगे, जनरली स्टूडेंट्स फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे एंड उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करके रखना शुरू करेंगे, लेकिन नहीं, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। कैसे, आपसे देखो पूछा गया क्या है, दो चार्जेस हैं, एक आपके पास ये चार्ज है एंड दूसरा आपके पास ये चार्ज है। रेशियो क्या है इनके फोर्सेस का जो कि ये लगा रहे हैं। अब जितना फोर्स ये लगाएगा इसके ऊपर उतना ही फोर्स तो ये लगाएगा इसके ऊपर। मतलब ये Q1 Q2 चार्जेस जो हैं फोर्स तो आपके पास सेम ही आता है। ऐसा तो है नहीं कि Q1 कुछ अलग फोर्स लगाता है Q2 के ऊपर या Q2 अलग लगाता है। तो जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही ये लगाएगा। तो इनके बीच के फोर्सेस का रेशियो क्या होगा, ऑब्वियसली कांस्टेंट 1 यूनिटी। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। An ebonite rod acquires a negative charge of 3.2 into 10 raised to power minus 10 कूलम। आपके पास कोई भी एबोनाइट रॉड थे, उसने इतना नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया। द नंबर ऑफ एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स इट हैज़, कितने एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपके पास चार्ज दे रखा है, वही क्वांटाइजेशन फॉर्मूला घूम फिर के फॉर्मूले वही लगेंगे, सिर्फ आपके क्वेश्चंस का क्या लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। चार्ज आपके पास है कितना, -3.2 इंटू 10 raised to power -10 कूलम, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स आपको बताने है, मल्टीप्लाई किससे 1.6 इंटू 10 raised to power -19। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 1.6 से ये कितने पे गया 2 पे, ये कितना है 10 raised to power -10, ये कितना है 19, तो कितना आएगा 9 इंटू 10 raised to power 9, सिंपल। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ चुके हैं, आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 33। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इंक्रीज बाय 10%। आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस थे जिनकी डिस्टेंस को आपने क्या किया 10% से इंक्रीज किया। अभी तक आप क्या कर रहे थे, डिस्टेंस को डबल कर रहे थे या हाफ कर रहे थे, लेकिन अभी आपने परसेंटेज में इंक्रीज किया। तो अगर आपसे परसेंटेज में पूछा जाए तो आप कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, नई जो डिस्टेंस आई है वो आपकी कितनी है 10%। फर्स्ट को मान लेते हो आप r थी, ठीक है। सेकेंड 10% ऑफ r, इसका मतलब 10/100 इंटू r, ये कितना हो गया 0.1 r, ठीक है। अब भी फोर्स निकालो, फोर्स इज इक्वल्स टू K1 K2 वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो मैं C लेके चल रही हूँ, डिवाइडेड बाय व्हाट 0.1 r। अभी यहाँ पे जो ओरिजिनल थी आपकी डिस्टेंस वो तो ऑब्वियसली कितनी होगी 1 होगी। 1 क्यों होगी, क्योंकि वो जितनी भी है फुल है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी टोटली 1 है। उस 1 का 0.1%, इसका मतलब टोटल रेडियस में इंक्रीज कितना हुआ है 1.1। तो 1.1 इंक्रीज हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो C डिवाइडेड बाय 1.1, ठीक है। आपको R में कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा C अपॉन 1.21, राइट। इनका रेशियो निकालो, जो आपका प्रीवियस फोर्स था जो न्यू फोर्स है F डैश माइनस F करो, देखो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, एंड ये वैल्यू आपके पास सोल्व करके इज कमिंग आउट टू बी अबाउट 21%। ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। इस चीज़ को आप सोल्व करो, नहीं सोल्व हो रहा तो आप बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ चार्ज इज, आपको बताना है चार्ज की डायमेंशन क्या है। सो चार्ज की डायमेंशन तो सबको पता होनी चाहिए। चार्ज आपका क्या होता है, चार्ज करंट को तो आप बता देते हो, करंट क्या होता है Q/T, कितना आपका चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में, ठीक है। अभी यहाँ ही से हम निकालेंगे डायमेंशन चार्ज की। आपको पता है करंट के लिए आपकी डायमेंशन क्या होती है एम्पियर, राइट। ये क्या है चार्ज की निकालनी है। सो Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, इसके लिए क्या है एम्पियर, टाइम के लिए क्या होती है T, इसका मतलब सिर्फ A एंड T के फॉर्म में आएगा। इसका मतलब बाकी जो फैक्टर्स हैं M0, L0, T, A इस तरीके से आएगा। सो आंसर क्या है हमारे पास, ऑब्वियसली साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है, क्योंकि बाकी सभी ऑप्शंस में कुछ ना कुछ और पावर्स हैं, लेकिन हमारे पास पावर कितनी है 1 T एंड A की, ठीक है। सो जो कि हमारा आंसर क्या है ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ प्लास्टिक कम इज पास थ्रू ड्राई हेयर
जब आप प्लास्टिक कॉम को क्या करते हो, ड्राई हेयर से पास करते हो, द चार्ज एक्वायर बाय द कॉम इज, सो कॉम कैसा चार्ज एक्वायर करता है, हमेशा नेगेटिव, पॉजिटिव या कुछ कभी कभी नेगेटिव या नन ऑफ द अबव। सो बेसिकली वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। ऐसा क्यों? बेसिकली बात क्या होती है, जब आप कम को क्या करते हो, उन पेपर्स के पास लेके आते हो, तो इसकी वजह से वो उनके बीच में चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाता है। एंड ड्यू टू प्लास्टिक प्रॉपर्टी ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो वहाँ से हमें प्रिडिक्ट हुआ कि इसके ऊपर चार्ज जो आ रहा है वो हर बार कैसा आ रहा है, नेगेटिव। सो इसकी वजह से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऑलवेज नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस एन, दिस इज गिवन बाय द लॉ ऑफ, आपके पास जो क्वांटाइजेशन का रूल था Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, मतलब आपका इंटीग्रल फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है चार्ज, ऐसे ही नहीं होता कि फ्रैक्शन ऑफ चार्जेस की फॉर्म में चला जाए, नहीं, इंटीग्रल फॉर्म में चला जाता है। ये किसकी प्रॉपर्टी थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? नहीं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि चार्ज ना तो ख़त्म हो सकता ना क्रिएट हो सकता, वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी कि एक बॉडी से लेके दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। उसने ये बोला था ट्रांसफ़र हो सकता है, ये नहीं बोला था इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफ़र होगा। सो दिस विल नॉट बी द आंसर। कंजर्वेशन ऑफ मास, नो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नो, एनर्जी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यस, क्वांटाइजेशन ने बोला था कि आपके पास चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल में क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। ओके, या फिर एक बॉडी के ऊपर जो हो सकता है प्रेजेंट, वो भी कैसा होगा, इंटीग्रल फॉर्म में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 0, ये आपका साइन गलत है, ये इस तरीके से साइन आता है, मीन्स ई डॉट डी एस, योर फ्लक्स इज गोइंग टू बी 0 इनसाइड अ सरफेस, दैट मीन्स अगर आपका फ्लक्स किसी सरफेस के अंदर 0 है तो इसका मतलब क्या है, देयर इज़ नो चार्जेस प्रेजेंट। हमें पता है ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या ज़रूरी है चार्ज ना हो, या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसके अंदर, या फिर डिसकंटिन्यूस फील्ड लाइन, या फिर चार्ज प्रेजेंट हो अंदर। सो बेसिकली इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली कंडक्टिंग सरफेस के केस में, जब जब आपके पास फ्लक्स 0 होता है, इसका मतलब देयर इज़ नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं होगा, Q ही 0 होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 0। सो आंसर विल बी योर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर डैश फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, दोनों, या नन ऑफ द अबव। कंजर्वेटिव क्या होते हैं, जो चेंज नहीं होते, मतलब कंजर्व रहते हैं, जैसे अभी आपने चार्ज का कंजर्वेशन भी देखा। सो ऑब्वियसली दिस विल बी कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव तो नहीं हो सकता, तो दोनों भी नहीं, एंड नन ऑफ द अबव भी नहीं। सो आंसर विल बी योर ऑप्शन ए, कंजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन होती हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है उससे बाहर की तरफ निकलती हैं आपकी फील्ड्स लाइन, या फिर नेगेटिव की बात करो तो उसके अंदर की तरफ जाती हैं, तो वो किसके बारे में बता रही हैं, किसके बारे में बताती हैं, फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती हैं कि आपके फील्ड की वहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है, या फिर डायरेक्शन, डायरेक्शन तो हमें दिख रहा है कि भाई आपकी पॉजिटिव से बाहर जाती हैं, नेगेटिव की साइड आती हैं, ऑब्वियसली डायरेक्शन में बता रही हैं। नेचर ऑफ चार्ज, येस डेफिनेटली हमें पता चल जाता है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाती हैं, नेगेटिव से अंदर आते हैं, तो नेचर भी बता रही है, फील्ड की स्ट्रेंथ भी बताती है, क्योंकि जितना चार्ज होगा उतनी ज़्यादा आपकी फील्ड्स लाइन होगी। सो ऑब्वियसली आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी आपकी इंफॉर्मेशन देती है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो आंसर विल बी डी। ओके, नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डायपोल आप पी से डिनोट करते हो जिसको, एंड जो कि बेसिकली क्या होता है, आपके दो चार्जेस होते हैं, एक प्लस चार्ज है, एक नेगेटिव, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है उन चार्ज पार्टिकल के साइज़ के कंपैरिजन में, मतलब उनकी बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। एंड आपका डायपोल मोमेंट भी किससे आता है, Q इंटू 2a से। सो इसके लिए आपकी यूनिट क्या होती है, यूनिट न्यूटन नहीं, ये फोर्स की यूनिट है, कूलम आपकी चार्ज की यूनिट है, फेराड भी नहीं, डायपोल मोमेंट के लिए आप किसको यूज़ करते हो, डिबे को। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी।
सो ये थे कुछ क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपसे पहले बोर्ड या एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, या फिर कुछ सिमिलर क्वेश्चन थे जो घुमा फिरा के आपसे पूछे जा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, पढ़िए, कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं आपको किस चैप्टर के पर्टिकुलर MCQ क्वेश्चन चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।